आज के टाइम पर मार्केट में कई सारे इंडेक्स फंड अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और अलग अलग कैटेगरीज में भी हैं। तो सबसे पहले अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो उसी में ही आपको कई सारे तरीके के इंडेक्स फंड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और साथ में निफ्टी 100 भी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि निफ्टी 50 को चूज करें या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 को चूज किया जाए। अगर इस इंडेक्स फंड की बात की जाए तो ये बेसिकली मिड कैप और निफ्टी 50 के बीच का ही होता है। तो अगर आप भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, आप जानना चाहते हो कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ निफ्टी 50 क्या होता है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बेसिकली ये एक इंडेक्स फंड होता है जिसमें टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और ये इंडिया का सबसे बड़ा बेंचमार्क है, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड्स इसी को ही बीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू निफ्टी 50। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, निफ्टी 50 के बाद जो आने वाले और एक्स्ट्रा 50 स्टॉक्स है उन्हें बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। अब निफ्टी 50 में तो क्या होता है, बेसिकली जो सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं और उसी में ही इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद 51 से लेकर 100 तक जितनी भी कंपनीज होती हैं वो आती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंडर। अब सबसे पहले तो हम इसके रिस्क के बारे में और साथ में डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो इन दिस सिचुएशन अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करते हो, वो हालांकि होती तो लार्ज कैप कंपनीज ही हैं, लेकिन इन कंपनीज में वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर इस इंडेक्स फंड की बात की जाए तो इस इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा रिस्क अडानी ग्रुप है। इस इंडेक्स फंड में हैवी वेटेज के साथ अडानी स्टॉक्स है। अगर अडानी ग्रुप में कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है तो इसका सीधा असर पड़ेगा इस इंडेक्स फंड पर और आपके रिटर्न्स के ऊपर। अगर बात की जाए वेटेज की तो हैवी वेटेज है इस इंडेक्स फंड में अडानी ग्रुप का, तो अडानी स्टॉक्स भी इसके लिए एक बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में अगर सिर्फ एक ही ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में अमाउंट इन्वेस्टेड होता है तो इन दैट सिचुएशन वहां पर रिस्क ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर एक ग्रुप में कोई भी मिसहैपनिंग होती है या फिर वो लॉस पे जाती है तो वो सारे स्टॉक्स के ऊपर असर डालती है और इनडायरेक्टली आपका रिटर्न कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। अब अगर बात की जाए रीबैलेंसिंग की, तो इसमें रीबैलेंसिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। मैं अक्सर आपको ये बोलती हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करते रहना चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन इसी तरीके से जो ये इंडेक्स फंड है इसमें भी रीबैलेंसिंग किया जाता है, बट ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। कैसे? अगर कोई अच्छी लार्ज कैप कंपनी है जो कि मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही है, उसका मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में है, तो जैसे ही उसका मार्केट कैप इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वो निफ्टी 50 में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और वहां पर माइग्रेट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो माइग्रेट हो जाएगी निफ्टी 50 की तरफ। वहीं अब इसमें क्या होता है कि निफ्टी 50 में जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है या फिर जिसका मार्केट कैप नीचे जाने लगता है उससे माइग्रेट कर दिया जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज तो निफ्टी 50 की तरफ जा रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हैं, उन्हें निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ डाल दिया जा रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट जब नीचे की तरफ होती है, जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, तो इन दैट सिचुएशन निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वहां पर जो कंपनीज हैं वो वैसे ही ऑटोमेटिकली अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। अब अगर नेक्स्ट रिस्क की बात की जाए तो सबसे बड़ा रिस्क इसमें वेटेज का भी है। जैसे हम सब जानते हैं निफ्टी 50 की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उन कंपनीज का वेटेज इतना ज्यादा है कि अगर नेक्स्ट 40 कंपनीज में कोई भी असर आता है या फिर कोई भी इंपैक्ट क्रिएट होता है मार्केट सिचुएशंस का, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। जो टॉप 10 का वेटेज है वो अराउंड 40 to 50% या फिर 60% तक भी है। वहीं अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं तो वहां पर जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनका वेटेज ही सिर्फ 30 to 35% है। तो अगर मार्केट में कुछ भी वोलेटिलिटी आती है, मार्केट डाउन होता है, तो उसका सीधा असर सारे स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा और इंडेक्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ये जो 3 रिस्क हैं ये सबसे ज्यादा कवर करते हैं इस इंडेक्स फंड को। अब समझते हैं दोनों के डिफरेंसेस को। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो के बारे में।
अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो निफ्टी 50 में आपको हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है अगर इसे कंपेयर किया जाए निफ्टी नेक्स्ट 50 से। सबसे पहले इसका रीजन रीबैलेंसिंग ही होता है। अगेन आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत एक्टिवली बार बार रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? मिड कैप की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो निफ्टी 50 है वहां से भी कंपनीज माइग्रेट होती हैं, उसी तरीके से मिड कैप से भी कंपनीज माइग्रेट होती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो मिड कैप और निफ्टी 50 के बीच में ही रहता है। तो अब मिड कैप में रीबैलेंसिंग क्यों की जाती है? मिड कैप में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और उनका मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा होता है और ग्रोथ के पोटेंशियल ज्यादा होते हैं, तो उन कंपनीज को माइग्रेट कर दिया जाता है इन निफ्टी नेक्स्ट 50। और वहीं अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसे मिड कैप इंडेक्स फंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रीबैलेंसिंग हो रही है। बट मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज जो होती हैं वो माइग्रेट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो रीबैलेंसिंग हो रही है वो काफी ज्यादा एक्टिवली मैनेज की जाती है और बार बार की जाती है। इस वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। अगर आईसीआईसीआई का आप निफ्टी 50 इंडेक्स देखोगे तो उनका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.17% है। वहीं अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखोगे आईसीआईसीआई का ही इंडेक्स फंड, तो इन दैट सिचुएशन उनका एक्सपेंस रेशियो है 0.30। तो निफ्टी 50 का एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो के बारे में। शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो देखा जाए तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमेशा ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं अगर इसे कंपेयर किया जाए निफ्टी 50 से। तो शार्प रेशियो हमेशा निफ्टी नेक्स्ट 50 का ज्यादा रहता है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अब अगर पीई रेशियो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो पीई रेशियो निफ्टी 50 का हायर रहता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादातर निफ्टी 50 में ही देखी जाती है। क्यों? सबसे पहले तो वहां पर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 की कंपनीज काफी ज्यादा स्टेबल है, साथ में वहां पर एवरेज रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है। तो जितने भी एफआईआईज हैं अगर आप उनके इन्वेस्टमेंट्स देखोगे, उनके फंड्स देखोगे, फॉरेन इंडेक्स फंड्स देखोगे, तो इन दैट सिचुएशन आपको यही पता लगेगा कि निफ्टी 50 से रिलेटेड ही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को ज्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर वोलेटिलिटी तो ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब एट लास्ट एक बार रिटर्न्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, इससे हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने निफ्टी नेक्स्ट 50 से बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ साल ऐसे हैं जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। अगर मैं बात करूं, लगातार 2 साल तक निफ्टी नेक्स्ट 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको ये चीज देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं अपने फाइनल पॉइंट्स के ऊपर कि आपको इस फंड को चूज करना चाहिए टू इन्वेस्ट इन और नॉट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते हो तो निफ्टी 50 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब अगर आप एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले लमसम में तो आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वहां पर अगर मार्केट डाउन भी जा रहा है तो भी आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि उसके बाद वो अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अदरवाइज अगर आप कम वोलेटिलिटी के साथ एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन निफ्टी 50 आपके लिए बेस्ट है और आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि अगर आप अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करना चाहते हो और आपको वोलेटिलिटी या फिर रिस्क से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस इंडेक्स फंड को भी कंसीडर कर सकते हो। नाउ अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप इस फंड को कंसीडर करने वाले हो या फिर नहीं, या फिर आपका इस फंड के बारे में क्या सोचना है। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।